फिर से एक बार बता रहा हूँ, ग्रुप 15 के बारे में बात कर रहे हैं। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास इसके मेंबर्स हैं। जनरल कॉन्फ़िगरेशन है NH2 NP3, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में है। और अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ये -3 वैलेंसी या फिर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आसानी से शो कर सकता है, एक्सेप्ट नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक्सेप्शन है, और क्यों है एक्सेप्शन, इसके पीछे भी कारण है। तो बताएगा क्या कारण है? बताओ, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड नाइट्रोजन? डी सब शेल एब्सेंट है, हाई आयनाइजेशन स्मॉल साइज एंथैल्पी है, है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्मॉल बहुत साइज है। है। सर वो दोनों स्टेट में होता है, फ्री और कंबाइंड दोनों? इसमें मेजरली जो आप बात करोगे, इसके पास डी सबशेल नहीं है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, डी सबशेल नहीं है। दूसरी बात, ये मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करता है, और मल्टीपल बॉन्ड भी जब ये फॉर्म करता है तो कौन सी बॉन्डिंग इन्वॉल्व होती है? पी पाई बॉन्डिंग इसमें इन्वॉल्व होती है। ये क्या शो नहीं कर सकता? ये पी पाई डी पाई बॉन्डिंग शो नहीं कर सकता, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा, एन और एन के पास जो दोनों का साइज छोटा होने की वजह से इनके बीच में आपस में रिपल्शन बहुत होती है बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान, तो इसीलिए N2 जो होता है वो गैस फॉर्म में होता है। कारण क्या है? इनके बीच में वेंडरवॉल फोर्स लगी हुई है, ठीक है। और वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों हुई? क्योंकि कहीं ना कहीं एन और एन के बीच में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे के पास पास आ गए, और पास पास आने की वजह से उनके बीच में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन लग गई, जिसकी वजह से N2 किस फॉर्म में बन गया? गैस की फॉर्म में बन गया, ठीक है। N2 एन नाइट्रोजन जो होता है ये एलोट्रॉपिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, ये एलोट्रॉप्स नहीं बना सकता। एलोट्रॉप आप जानते हो, किसी भी एलिमेंट का एक से ज्यादा फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करने को एलोट्रॉपी कहते हैं। नाइट्रोजन नहीं शो कर सकता, कारण वही डी सबशेल एब्सेंट है। नाइट्रोजन का साइज छोटा होने की वजह से हम जानते हैं, जितना साइज छोटा होगा, नाइट्रोजन का साइज कैसा है? स्मॉल है, और जितना साइज स्मॉल होता है उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा हो जाती है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज के, मतलब रेडियाई के, तो रेडियाई इतना छोटा हो जाता है इसका, ठीक है। N2 गैस अपने आप में अगर बात करें तो ये इनर्ट होती है, इसलिए ये अनरिएक्टिव होती है। इनर्ट क्यों हुई? क्योंकि इसने क्या कर लिया? अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। कुछ बातें क्लियर हुई आप लोगों को, हाँ या ना? जल्दी बोलिए, इज इट क्लियर टू एवरीवन? सर लास्ट वाला समझ में क्या है? N2 अनरिएक्टिव है। अनरिएक्टिव क्यों है? क्योंकि N जब N से कंबाइन कर रहा है तो क्या कर रहा है? अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है तो किसी भी तरीके से उसे किसी और एलिमेंट की जरूरत नहीं है, किसी और इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, हाँ या ना? ठीक है। तो अगर वो कंप्लीट करने के लिए ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है तो वो ऑब्वियसली बात है, क्या हो चुका है? स्टेबल हो चुका है, ठीक है। तो हम कोई पूछे आपसे नाइट्रोजन अनरिएक्टिव है, आंसर बोलेगा यस इट इज अनरिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर। अब आता है आपका कि नाइट्रोजन से बनने, हाँ बोलिए सर। ये वाली लाइन एक बार फिर से समझा दो, प्रोपोर्शनल वाली लाइन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नाइट्रोजन जो होता है हमारा, इसका स्मॉल साइज है, इसी वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, क्योंकि जितना साइज स्मॉल होता है उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। साइज के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? जितना साइज बड़ा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी कम हो जाएगी। एम आई क्लियर? ओके सर। तो साइज की अगर देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना साइज ज्यादा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, ओके। तो नाइट्रोजन एनॉमलस बिहेवियर शो करता है। नाइट्रोजन एज एन एलिमेंट की बात करूं तो एसिडिक है, एज एन एलिमेंट ये एसिडिक है, लेकिन जब नाइट्रोजन कंपाउंड फॉर्म करता है जैसे NH3 तो ये बेसिक है। क्यों बेसिक है? इसके पास क्या प्रेजेंट होती है? लोन पेयर, और लोन पेयर के साथ जुड़ी हुई बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। जिसके पास लोन पेयर विसिनिटी में होती है, लोन पेयर जितनी विसिनिटी में है सेंट्रल एटम के, विसिनिटी मतलब पड़ोस में, विसिनिटी में है सेंट्रल एटम के, समझ जाइए उतना ज्यादा कंपाउंड कैसा है नेचर में? बेसिक नेचर का है। तो अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ NH3, PH3, ASH3, तो ध्यान रखना सबसे छोटा साइज नाइट्रोजन का है, जिसकी वजह से लोन पेयर नाइट्रोजन के बिल्कुल सर पर बैठी हुई है, और इट मींस इसकी अवेलेबिलिटी ज्यादा है। जितनी अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है उतना बेसिक कैरेक्टर आपका ज्यादा हो जाता है। और एक आसान तरीका याद रखो, लोन पेयर सबके पास प्रेजेंट है। एक अच्छा बेस वो भी होता है जो बहुत आसानी से किसे एक्सेप्ट कर लेता है? H+ को एक्सेप्ट कर लेता है। तो कौन जल्दी अपनी तरफ खींचेगा? जिसका साइज छोटा होगा, क्योंकि उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी। तो ये बहुत जल्दी क्या कर सकता है? ये बहुत जल्दी अपने ऊपर प्रोटोनेशन करवा सकता है, H+ को ऐड करवा सकता है, इसीलिए भी NH3 अच्छा बेस है, याद रहेगा। जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस सर। बाकी लोगों को क्लियर हुआ ये?
क्विकली रेज योर हैंड, समझ आएगा तभी आगे बढ़ते जाएंगे, ये रिवीजन हो रही है ताकि जल्दी हो जाए सारा आप लोगों का, ठीक है। सर प्रोटोनेशन एक बार H समझा प्लस का दीजिए। जोड़ना इस प्रोटोनेशन, ठीक ठीक है। अब सुनिए आगे, अब ये N2 बनता कैसे है, ये आपको पता है बेसिक प्रॉपर्टी। हमने अगर अमोनियम क्लोराइड ले लिया, उसमें NaNO2 डाल दिया, अमोनियम वैसे ही एक अमोनियम में देखा है तो नाइट्रोजन के पास कितनी वैलेंसी है, 4, स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है, टूटना चाहता है, और ऊपर से आपने क्या डाल दिया, NaNO2। Na किसको इनिशिएट कर देगा, Cl को लेके भाग जाएगा, जैसे Cl को लेके भागा क्या बन गया आपका यहाँ पे, NaCl बन गया। अब जब NaCl बन गया तो देखो एक आसान तरीका और सिखाता हूँ मैं आपको ऐसी रिएक्शंस के अंदर, आपके पास जितने हाइड्रोजन है ना और जितने ऑक्सीजन है उसमें से मैक्सिमम वाटर को बाहर निकाल दिया करो, तो बताओ कितने वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल सकते हैं, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो कितने वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल सकते हैं इन कंपाउंड से, दोनों दोनों जो रिएक्टेंट दिए हुए हैं। 2H2O बाहर निकल गया, बताओ खाली क्या रह गया बचा हुआ आपके पास, अब 2 N रह गए, दैट इज N2 गैस। क्या मेरी बात समझ आ गई, हाँ या ना, जल्दी बोलते जाओ क्विकली। यस सर। तो ये कोई भी रिएक्शन जो आप करो ना, उसमें सबसे आसान काम ये होता है वाटर निकाल दोगे, वाटर निकालोगे तो बाकी प्रोडक्ट्स निकालना आपके लिए इजी हो जाएगा। अच्छा अगला क्वेश्चन, NH3 की शेप क्या होती है, दिखने में लग रहा है कि 3 बॉन्ड है तो ट्रायंगल होगा, लेकिन N के ऊपर क्या पिरामिडल है। वेरी गुड, एक लोन पेयर भी प्रेजेंट है और लोन पेयर की वजह से ज्योमेट्री क्या हो जाएगी इसकी, पिरामिडल। एम आई क्लियर टू ऑल, हाँ या ना। इसका बॉन्ड एंगल भी क्या पूछ लेते हैं, 107 डिग्री 8 मिनट इसका बॉन्ड एंगल होता है अमोनिया का। अमोनिया हाईली बेसिक कंपाउंड है और बनता कैसे है आप जानते हो, ली शैटलियर प्रिंसिपल से इसकी प्रिपरेशन को भी हम स्टडी करेंगे। ली शैटलियर प्रिंसिपल होता क्या है वो भी क्लियर करता हूँ, पहले इसकी प्रिपरेशन देख लो। N2 + 3H2 gives 2NH3, हाँ या ना। ये जो रिएक्शन है ये हेबर प्रोसेस कहलाती है हमारी, कौन सी प्रोसेस है ये, हेबर प्रोसेस। और ये बनता कैसे है, इसकी कंडीशन क्या होती है, प्रेशर होना चाहिए हाई प्रेशर और टेम्परेचर क्या होना चाहिए, लो। हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे आपकी अमोनिया की फॉर्मेशन होती है। एम आई क्लियर टू ऑल, हाँ या ना, जल्दी बोलो, ये क्लियर है सभी को, बच्चों बोलोगे तो जल्दी हो जाएगा। Yes, sir. ठीक है। अब आगे आता है अगर हम अमोनिया की बात करें, जैसे अमोनिया डिकम्पोज हो रहा है अमोनियम क्लोराइड में, ऐसे बहुत जल्दी ये HCl से कंबाइन भी करता है। तो NH3 में जब HCl डालते हो तो क्या फॉर्म कर लेता है, ये अमोनियम क्लोराइड फॉर्म कर लेता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी क्योंकि ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है इसीलिए हम बोल देते हैं कि अमोनिया जो है एक बहुत बढ़िया बेस भी है। इसके बाद आपसे पूछ लेता है वो कि नाइट्रिक एसिड जो होता है HNO3, इसके बारे में आपको क्या जानकारी है। तो ध्यान रखना नाइट्रिक एसिड जो होता है इसकी शेप पहले सोच लो आप लोग क्या होती है, ये शेप है इसकी, प्लेनर मॉलिक्यूल है ये, कैसा मॉलिक्यूल है, प्लेनर मॉलिक्यूल, ओके। तो आपको ये पता होना चाहिए ये प्लेनर मॉलिक्यूल है, ठीक। और लैब में तो बहुत आसानी से बनता है, ये कैसे बनाते हैं, NaNO3 में हम क्या डाल देते हैं, H2SO4। तो क्या करता है आपको, आप खुद देखो क्या चीज बाहर निकल सकती है, जल्दी बताओ क्या क्या बाहर निकल सकता है इसमें। इसमें जो SO4 है वो कंबाइन कर सकता है Na के साथ, लेकिन उसकी वैलेंसी -2 है, Na की वैलेंसी +1 है, तो क्या करेगा अपने साथ एक H को भी ले जाएगा, तो क्या बना देगा, सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO4। बताओ बचा हुआ क्या रह गया, एक H रह गया और एक NO3 रह गया, दैट इज HNO3। क्या मेरी बात समझ आ गई, जल्दी बोलो, हाँ या ना। जो असल में HNO3 बनता है ना उस प्रोसेस का नाम होता है ऑसवाल्ड प्रोसेस, एग्जाम में पूछी जाती है ऑसवाल्ड प्रोसेस। और ऑसवाल्ड प्रोसेस बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, उसमें करना क्या है, सबसे पहले तो आप NO फॉर्मेशन करते हो। तो NO कैसे बनता है, अमोनिया में आप ऑक्सीडेशन कर दो अमोनिया की, तो क्या फॉर्म कर लेता है NO और साथ में पानी बाहर निकाल देते हैं H2O, बैलेंस कर लेंगे इसको। अब जो ये NO बनता है NO के साथ O2 डाल दो तो ये क्या फॉर्म कर लेता है NO2, और NO2 में आप पानी डाल दो अल्टीमेटली तो ये क्या फॉर्म कर लेता है HNO3। दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑसवाल्ड प्रोसेस और इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग HNO3 की प्रिपरेशन में। एम आई क्लियर, हाँ या ना, जल्दी बोलो। Yes, sir. अब इसके ऊपर बेस क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं आपके, आपसे ये कह सकता है कि जो HNO3 बनता है इसका नेचर कैसा होता है, इसका रंग कैसा होता है, ये किस तरह के कंपाउंड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो पहली बात तो HNO3 खुद तो कलरलेस होता है जब बनता है तो, लेकिन कुछ टाइम बाद कुछ दिनों बाद ये येलो कलर का होता है। पता है ना येलो कलर क्यों बनता है, इसके अंदर येलो कलर की फॉर्मेशन क्यों होती है, बिकॉज ऑफ NO2, इसके अंदर जो NO2 प्रेजेंट है ना वो NO2 रिस्पॉन्सिबल है इसको येलो कलर इंपार्ट करने के लिए HNO3, ओके। और नाइट्रिक एसिड अच्छा एसिड है या नहीं, बहुत ही बढ़िया एसिड है, कैसे पता, HNO3 की जो बेसिसिटी है
वो 1 होती है, और इसके पास एक ही H+ है जिसे आसानी से वो लूज कर देता है। तो HNO3 में जैसे ही आप पानी ऐड करते हो, ये अपने में से H+ आयन बाहर निकालता है, जो क्या फॉर्म कर लेता है, H3O पॉजिटिव, साथ में क्या बनता है, NO3- आयन। और NO3- एक वीक कॉन्जुगेट बेस है। कैसा है ये? एक वीक कॉन्जुगेट बेस है, जबकि HNO3 क्या हुआ, इसका मतलब ऑटोमेटिकली एक स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। और हर स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस कैसा होता है, वीक होता है। एम आई क्लियर टू ऑल? और सबसे बेसिसिटी यानी द प्रॉपर्टी ऑफ लूजिंग H+ आयन ना? H+ आयंस, राइट। तो ये एक मोनोबेसिक एसिड है, क्योंकि ये एक H+ आयन को आसानी से लिबरेट कर देता है। और इसमें एक बात और पूछ लेता हूँ एग्जाम में, क्योंकि HNO3 ना वही काम करता है जैसे KMNO4 काम करता है, ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है ये, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि नाइट्रिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जनरली आपने पढ़ा होगा कि जब हम मेटल के ऊपर एसिड डालते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। लेकिन जब HNO3 को डालते हैं मेटल के ऊपर, तो मेटल को डालने पे ऑक्साइड नहीं बनता, मतलब हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती, मेटल ऑक्साइड तो बनता है, मतलब मेटल प्लस एसिड के मेटल सॉल्ट, ठीक। लेकिन उसके साथ साथ H2 ना निकल के H2O बाहर निकलता है, क्योंकि H2 को वो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देता है HNO3, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ओके, याद रहेगा बच्चों, याद रहेगा सभी को? और इसमें एक बात और हमें याद रखनी है, किसी भी मेटल की जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होती है, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा होगी, उतना ही उसका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा, उतना ही इसका एसिडिक कैरेक्टर भी इंक्रीज हो जाएगा। या मैंने आपको एक जुगाड़ सिखाया था, किसी भी मेटल के साथ जितनी ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, जितनी क्या जुड़ी हुई है, ऑक्सीजन, समझ जाओ वो कंपाउंड उतना एसिडिक है, ठीक है, उतना ही कंपाउंड क्या हो जाएगा, एसिडिक। जैसे एग्जांपल के तौर पे, अगर मेरे पास NO2 है और मेरे पास N2O5 है, तो N2O5 वुड बी मोर एसिडिक इन कंपैरिजन टू NO2। क्या बड़ी बात समझ आ रही है? Yes, हाँ या sir. ना? चलिए आइए जरा अब बात करते हैं ग्रुप 16 की। ग्रुप 16 में आपको पता है कौन कौन से एलिमेंट है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। उससे टिपो या O, सुष्मिता सेन तेरी फोटो। जनरल कॉन्फ़िगरेशन NH2NP4। अच्छा हाँ, एक बात और ऊपर जो मिस हो गई, ये इस ग्रुप के सारे मेंबर्स +5 तक जा सकते हैं एक्सेप्ट नाइट्रोजन, लेकिन नीचे आते आते, यानी कि डाउन द ग्रुप आते आते +5 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो प्रेवलेंट नहीं रहती, वो डोमिनेंट नहीं रहती। नीचे आते आते कौन सी डोमिनेंट रहती है, +3। और इसका कारण क्या होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। एम आई क्लियर? हाँ या ना? Yes, sir. और इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब ध्यान रखना, जो एस सबशेल है वो पार्टिसिपेट करने से मना कर देता है, एस सबशेल पार्टिसिपेट करने से मना कर देता है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट। एम आई क्लियर टू ऑल? जल्दी बोलिए। सेम स्टोरी हम 60 में लगाने वाले हैं। इसके पास भी, एस के पास 2 और 4, यानी कि ये +6 ऑक्सीडेशन तक जा सकता है, लेकिन नीचे आते आते ये भी क्या डोमिनेटली शो करेगा, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट डोमिनेटिंगली शो करेगा। ऑक्सीजन जो होता है ये -2 +2 शो कर सकता है, -1 भी शो कर सकता है, लेकिन इससे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो नहीं कर पाता। कारण वही है जो एन के पास थे, इसके पास डी सबशेल नहीं है। दूसरी बात, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और ज्यादा होगी भी क्योंकि साइज कैसा है इसका, छोटा है। और ये भी पी पाई मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। क्या फॉर्म कर सकता है, पी पाई मल्टीपल बॉन्ड। एम आई क्लियर? हाँ है ना? और O2 भी गैस है, कारण वही है कि इसके बीच में भी वेंडर वॉल फोर्स पाई जाती है, और आपस में O और O के बीच में क्या पाई जा रही है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। कौन सी रिपल्शन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन पाई जा रही है। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? Yes, sir. चलिए आगे समझिए जरा। एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। आउट ऑफ ऑल द मेंबर्स इन ग्रुप 16, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आप लोग सभी समझ लेना, कितनी आसानी से आप सामने वाले के इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ऐड कर सकते हैं। जब ऑक्सीजन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन ऐड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जबकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मुश्किल, थोड़ा टफ हो गया। कारण क्या है कि जितना साइज छोटा है, जितनी जल्दी वो सामने वाले के इलेक्ट्रॉन को इन्वाइट कर रहा है, उसका साइज छोटा होना ही उसका दुश्मन हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन के अंदर प्रेजेंट 6 इलेक्ट्रॉन है, वो आने वाले इलेक्ट्रॉन का वेलकम नहीं करते, बल्कि उसे क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। और रिपेल करेंगे तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करना क्या हो गया, थोड़ा सा टफ हो गया। और अगर टफ हो गया तो मुझे काम करना पड़ेगा उस इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए। अगर मैं वर्क कर रहा हूं
तो वर्क करने पे इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दिखानी पड़ेगी, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एम आई क्लियर? हाँ या ना? Yes, बोलिए बोलो। sir. ठीक है, अब आगे सुनिए। कैटिनेशन सभी जानते हो, जैसे नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के अंदर फिर भी प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन की, और बाकी जो मेंबर्स होते हैं धीरे धीरे उनकी कैटिनेशन की प्रॉपर्टी लगातार कम होती जाती है, क्योंकि कैटिनेशन क्या है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है, और सेल्फ लिंकिंग के लिए आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होनी अच्छी होनी जरूरी है। अगर आपके पास सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी आपने शो करना है तो आपकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा ज्यादा होनी चाहिए। जैसे जैसे साइज बढ़ता है आपकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगातार कम होती चली जाती है। एम आई क्लियर? ऑक्सीजन भी नाइट्रोजन की तरह एलोट्रोपिक फॉर्म ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करता, एलोट्रोपिक फॉर्म में ज्यादा ये एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। कारण क्या है, सेम वही रीजन जो नाइट्रोजन के लिए था। ठीक, अब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो ध्यान रखना मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर मास का इंक्रीज होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, जिसका साइज जितना बड़ा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना शार्प हो जाएगा, मतलब हाई हो जाएगा। ओके, ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी जब बात करते हैं तो ऑक्सीजन बहुत सारे कंपाउंड फॉर्म करता है। जैसे बेस्ट कंपाउंड अगर हम बात करें तो H2O, H2S, H2SC, H2TE, ये सारे हाइड्राइड्स हैं हमारे ऑक्सीजन की 16 ग्रुप के एलिमेंट्स के। और इनकी अगर हम बात करें तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। इससे पहला क्वेश्चन आता है इनका एसिडिक कैरेक्टर। तो ध्यान रखो एसिडिक कैरेक्टर के लिए इस केस में अगर हम स्टडी करेंगे तो रीजन कौन होगा एसिडिक कैरेक्टर का, कितनी आसानी से आप H+ को लूज कर रहे हैं। और H+ लूज करने का रीजन क्या होता है, जितना साइज आपका बड़ा होगा उतनी ओवरलैपिंग कम होगी, और ओवरलैपिंग कम होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक हो जाएगी, आप आसानी से बॉन्ड को तोड़ दोगे और H+ को फ्री कर दोगे। तो बताओ सबसे जल्दी या एसिडिक कैरेक्टर कौन शो करने वाला, क्यों? सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर कौन शो करने वाला, जल्दी बताओ बच्चों। H2T. वेरी गुड, H2T। ये फर्स्ट नंबर पे हो गया, यानी कि मैक्सिमम शो कर रहा है। और सबसे मिनिमम कौन शो करेगा, ऑब्वियस सी बात है H2। क्लियर है? Yes. है ना? ओके, आप इस अब आपसे ये भी पूछ सकता है कई बार कंपाउंड कि आपका जो एसिडिक नेचर की बात कर रहे हैं या गैस की बात कर रहे हैं, तो कोई भी कंपाउंड गैस क्यों होता है, या कोई भी कंपाउंड लिक्विड क्यों होता है, या कोई भी कंपाउंड सॉलिड क्या होता है। तो ध्यान रखना वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका बहुत बड़ा रीजन है। जिसकी वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है वो बताओ क्या होगा ऑटोमेटिकली, Gas. गैस। जिसकी मॉडरेट है वो लिक्विड, और जिसकी मैक्सिमम वो क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। एम आई क्लियर? हाँ या ना? Yes, sir. ओके, अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लेता है कि ये जो ग्रुप 16 के मेंबर्स है ये किस टाइप के हैलाइड्स फॉर्म कर लेते हैं, तो ध्यान रखना अगर 16 ग्रुप को मैं एस से रिप्रेजेंट, एस नहीं वाई ले लेता हूँ, वाई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और हैलाइड को एक्स से, तो ये YX2, YX4, YX6 टाइप के कंपाउंड्स फॉर्म कर लेता है। और X4 और X6 तो हमारे सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम टाइप के कंपाउंड्स हैं, जबकि ऑक्सीजन खाली जो YX2 कंपाउंड है उस टाइप के ही कंपाउंड फॉर्म कर पाएगा बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ डी सबशेल। ठीक है, अब आता है आपका अगर हम बात करें कंपाउंड की तो इनके नेचर की बात कर लेते हैं। ऑक्साइड्स के नेचर मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिए। अगर कोई मेटल ऑक्साइड है तो मेटल ऑक्साइड क्या होगा, नेचर क्या होगा उसका, बेसिक होगा, क्योंकि मेटल जो होता है वो बहुत जल्दी ऑक्सीजन से कंबाइन कर लेता है और प्रॉपर्टी क्या इंपार्ट करता है उसे, बेसिक प्रॉपर्टी। लेकिन एक ऐसा ऑक्साइड भी है जो दोनों बिहेवियर शो कर सकता है, आप जानते हो कौन कौन सा, एसिडिक भी और उसके साथ साथ बेसिक भी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, राइट। और एम्फोटेरिक है तो दोनों प्रॉपर्टी शो करेगा। एम आई क्लियर? और एसिडिक की बात करें तो कौन कौन से ऑक्साइड्स है, जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं जब वो कंबाइन करते हैं ऑक्सीजन से तो वो क्या बनाते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स। और नॉन मेटल ऑक्साइड्स का नेचर क्या होता है, एसिडिक इन नेचर। एम आई क्लियर टू ऑल? जल्दी बोलिए, ये समझ आ रही है? Yes, sir. चलिए, अच्छा SO2 की ना प्रॉपर्टी भी होती है। सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है Fe3+ आयंस को Fe2+ कन्वर्ट करने में। ठीक है, और इवन ये पोटेशियम डाइक्रोमेट को भी डीकलराइज कर देता है। कारण वही है, ये MnO4- से उसे किस में कन्वर्ट कर देता है, Mn2+ में। कितने इलेक्ट्रॉन का फर्क आ रहा है इसके अंदर, x + 4 × 2 = -1, और ये कितना है +2। तो ये +7 है, ये +2 है, यानी 5 इलेक्ट्रॉन का वेरिएशन कौन क्रिएट कर देगा इसमें, SO2।
ऐसे ही +3 से यहाँ पे क्या हो रहा है, +2 उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया। क्या मेरी बात समझ आ रही है? इसने कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए, 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए। एम आई क्लियर? और ये किसकी प्रेजेंस में हो रही है प्रॉपर्टी सारी की सारी, ये SO2 की प्रेजेंस में हो रही है। और SO2 की खुद की अगर आपसे बात करें कि व्हाट इज द शेप और ज्योमेट्री क्या होती है, तो देखने में लग रहा है SO2 हमारा क्या होगा, लीनियर, लेकिन हो नहीं पाता। कारण क्या है, इसके पास भी एक लोन पेयर है, और लोन पेयर है तो क्या करता है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, और ये लोन पेयर रखता है, और लोन पेयर की वजह से इसका जो स्ट्रक्चर है वो बेंड हो जाता है, तो ये शेप बनाता है। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। और ये क्या करेगा, रेजोनेंस शो करेगा। और बच्चों हमेशा याद रखना, जब भी रेजोनेंस शो होती है तो जितनी भी बॉन्ड लेंथ होती हैं वो सारी इक्वल होती है, बॉन्ड लेंथ आर इक्वल। क्लियर? हाँ या ना, जल्दी बोलो। यस सर। ठीक है, अगर ये समझ आ गया तो उसके बाद ऑक्सीजन का एक और इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है ओजोन। ओजोन के बारे में आपको जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। ओजोन, पहली बात तो आपसे कोई पूछता है थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है, तो आप बोलोगे नहीं, ये थोड़ा सा कम स्टेबल है। कारण क्या है, ओजोन का डायग्राम बना लेते हैं, O डबल बॉन्ड और ELO। तो जैसे ही आप इसको हीट कर देते हैं अंडर सम कंडीशंस, तो ये बहुत जल्दी टूट जाता है O2 में, और साथ में मिलता है आपको नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, इसीलिए ओजोन को हम इस्तेमाल करते हैं बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। और ये भी वही काम करता है जैसे SO2 करता है ना, ऐसे ही ओजोन भी करता है। और यहाँ तक कि जो I- होता है, I- उसको ये कन्वर्ट कर देता है I2 में। और अगर हम बात करें लेड की, तो या फिर सल्फर की बात करें, तो अगर मेरे पास S2- है तो इसे कन्वर्ट कर देता है SO4 2- में। बहुत जल्दी से ये रिएक्शन शो करता है, इसीलिए आपको याद रखना पड़ेगा ओजोन एक बहुत बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और आजकल स्विमिंग पूल्स में, मैंने पहले ही बताया था, हम ओजोन टैबलेट्स इस्तेमाल करते हैं इन कंपैरिजन टू क्लोरीन, क्योंकि ये एक तो आई को इरिटेशन नहीं देता, दूसरी बात ये किसी भी तरह की क्या कहते हैं, बॉडी के ऊपर इरिटेशन कॉज नहीं करता। इसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस हम कर सकते हैं, यानी कि हम क्वांटिटेटिवली ओजोन को कैलकुलेट कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले हम ओजोन को ट्रीट कर देते हैं KI के साथ, और जैसे ही KI के साथ ट्रीट करते हैं, यहाँ पे कौन सी गैस लिबरेट होती है, I2। और उस I2 जो लिबरेट हो रही होती है उसको हम रिएक्ट कर देते हैं सोडियम थायोसल्फेट से। समझ आ रही बात, नहीं आ रही है? तो जितना सोडियम थायोसल्फेट कंज्यूम होता है, ऑब्वियस सी बात है उतना ही आयोडीन था हमारे पास, और जितना आयोडीन निकला बाहर वो डिपेंड किस पे करता है, कितना ओजोन कंबाइन कर चुका है। यानी कि सोडियम थायोसल्फेट के इस्तेमाल होने से आयोडीन निकला, और आयोडीन का इस्तेमाल होना किससे पता चला, ओजोन कितना था। तो इससे हम क्वांटिटेटिवली ओजोन का अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज द मेथड फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ओजोन। अब इसमें आपसे पूछ लेगा सल्फर के बारे में बात करते हैं, तो सल्फर के कुछ एलोट्रॉप्स आप लोग सभी लर्न कर लेंगे, सल्फर के एलोट्रॉप्स और उनकी प्रिपरेशन। सल्फर के एलोट्रॉप्स और प्रिपरेशन का बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की फॉर्म में आपको पूछ लेता है वो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, जनरली हमारी बात करें तो सल्फर जो होता है ये अगर मैं आपको बताऊं तो एक तो येलो सल्फर होता है, इसको येलो रोम्बिक सल्फर भी कहते हैं, इसको अल्फा फॉर्म के नाम से भी जानते हैं हम। ठीक है, और मोनोक्लिनिक फॉर्म भी होती है, मोनोक्लिनिक को हम लोग बीटा सल्फर के नाम से जानते हैं। ठीक, और जनरली अगर देखें तो सल्फर जो होता है एलोट्रॉपिक फॉर्म में वो इस तरह की फॉर्म्स बनाता है, क्राउन शेप कहते हैं इसको, एसिड फॉर्म है ये हमारा, एसिड स्ट्रक्चर। और ये चेयर फॉर्म भी बनाता है, ये बोर्ड फॉर्म भी बनाता है, लेकिन जो सबसे मोस्ट स्टेबल फॉर्म होती है वो होती है इसकी क्राउन शेप, एसिड फॉर्म। ठीक, अब आपसे ये पूछ लेगा जो 1 मार्क क्वेश्चन के अंदर, क्या S6 होता है? यस, S6 होता है, ये बनता है चेयर। ठीक है, अब देखिए आगे आपसे पूछ लेगा ऑक्सो एसिड्स कौन कौन से हैं सल्फर के। मैंने बताया था ऑक्सो एसिड होता क्या है, जब कोई भी सेंट्रल एटम जुड़ा हुआ हो डबल बॉन्ड O से, और उसके पास जितने भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हो वो डायरेक्टली सेंट्रल एटम से अटैच ना हो, तो उस केस में उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सो एसिड। इस केस में इस ऑक्सो एसिड की बेसिसिटी 2 है। कितने लोगों को इसकी बेसिसिटी क्लियर हो गई? देखो इसके अंदर Yes, रिप्लेस sir. कौन होगा, इसके अंदर रिप्लेस वो होगा जो डायरेक्टली सेंट्रल एटम से अटैच नहीं है, ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं होगा। एम आई क्लियर? हाँ या ना? अरे हाँ या ना तो बोला करो। Yes, so clear है। H2SO3, H2SO4
H2S2O8 से मार्शल एसिड भी कहते हैं, आपको नाम ना देके बोल देगा मार्शल एसिड, तो इनके डायग्राम आपको आने चाहिए, ठीक है। ओलियम बोल देगा, ये ओलियम होता है H2S2O7, या फिर आपको बोल देगा परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, कायरोज एसिड भी कहते हैं इसको। इनके डायग्राम बना लोगे तो इनके स्ट्रक्चर आपको बिल्कुल मतलब इनके ऑक्साइड मतलब ये मोनोबेसिक है डाइबेसिक है तो क्लियर हो गया। H2SO3 तो क्लियर ही है, एस के पास डबल बॉन्ड O, एस के पास OH, एस के पास OH और साथ में क्या बचेगा, एक लोन पेयर बच जाएगा, तो ये डाइबेसिक हो गया, ऑब्वियस सी बात है। H2SO4 की बात करें तो S डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या हो गया OH, यहाँ पर क्या हो गया OH और यहाँ पर क्या हो गया डबल बॉन्ड O, ये भी क्या हो गया हमारा डाइबेसिक हो गया। H2S2O8 इसके अंदर ध्यान रखना परऑक्साइड लिंकेज होती है, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आ गया OH, यहाँ पर आ गया O S डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आ गया OH, यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड O। याद रहेगा, ये आपसे पूछ लेगा विच एसिड हैज परऑक्साइड लिंकेज, ये इसमें भी है आपके अरिहंत में भी दिया होगा जरूर ऐसा एक क्वेश्चन। H2S2O7 H2S2O5 में भी है ना ये? यस यस यस। अब देखिए जरा H2S2O7 की बात करते हैं, इसकी कहानी भी वही है, S डबल बॉन्ड O, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH आ गया, यहाँ पर O आ गया, फिर ये O जुड़ गया सल्फर से, यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पर OH आ गया। मेरी बात समझ आ रही है, हाँ या ना, हाँ या ना? यस सर। और H2SO5 की अगर आप बात करें तो इसमें परऑक्साइड लिंकेज आती है, कैसे, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH O OH। कितने लोगों को बात समझ आ गई, इसमें है परऑक्साइड लिंकेज और इसमें। क्लियर टू ऑल? जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस सर। ठीक है, इसके बाद आता है कॉन्टैक्ट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन, ठीक है ना। और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन बहुत आसान है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सल्फर ले लेते हैं, इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से तो क्या बन गया SO2, फिर SO2 से क्या बना लो SO3, वो कैसे बनेगा ऑक्सीडेशन से, SO2 से क्या बन गया SO3, और अल्टीमेटली SO3 में क्या डाल दो, थोड़ा सा अमाउंट डलता है एज एन इनिशिएटर H2SO4 जो रिएक्शन को फास्ट कर देता है और क्या बनाता है इंटरमीडिएट ओलियम OLEUM, ठीक है। और इसी ओलियम में पानी डाल दो आप, तो क्या बनेगा आपका एक्सेस अमाउंट में H2SO4, जहां हम कह रहे हैं डबल अमाउंट में H2SO4, यानी कि आपकी वॉल्यूम की यील्ड बढ़ गई ऐसा करने पे। याद रहेंगे स्टेप, सल्फर लिया ऑक्सीजन डाला SO2, SO2 में O2 डाला SO3, SO3 में डाल दिया थोड़ा अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या बन गया H2S2O7, और उसी H2S2O7 में क्या डाल दिया आपने पानी, क्या फॉर्म कर दिया उसने H2SO4, और उसकी यील्ड क्या हो गई पहले कंपैरिजन में ज्यादा। अब आगे समझिएगा, इसके अंदर जो आपका सल्फर के कंपाउंड्स हैं हैलाइड्स हैं, जैसे SF4 या फिर SF6, आपसे पूछ लेगा SF6 स्टेबल है या अनस्टेबल है, हाईली स्टेबल है। और ये हाईली स्टेबल क्यों है, क्योंकि सल्फर के सारे जो साइट्स हैं वो पहले से ही प्री ऑक्यूपाइड है, कहीं पर भी कोई खाली जगह है ही नहीं अटैक से बचाने के लिए। तो यहाँ पे आ गया आपका फ्लोरीन, यहाँ पर आ गया आपका फ्लोरीन, तो अटैक करना मुश्किल हो गया। और दूसरी बात, इनका साइज छोटा है, इसीलिए आपस में स्टेरिक हिंड्रेंस भी नहीं लगा रहे, इसीलिए SF6 स्टेबल मॉलिक्यूल है। और जबकि SF4 में क्या प्रेजेंट है, एक लोन पेयर जो कि ज्योमेट्री को डिस्टॉर्ट कर देगा। डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आ गया तो सल्फर फ्लोरीन फ्लोरीन डबल बॉन्ड, ये आ गया फ्लोरीन और यहाँ पर आ गया एक लोन पेयर। जबकि SF6 का शेप क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल या फिर स्क्वायर बाइपिरामिडल। इट इज मोर स्टेबल ज्योमेट्री इन कंपैरिजन टू SF4। एम आई क्लियर टू ऑल? जल्दी बोलो। और जो स्टेबल है उसकी हाइड्रोलिसिस भी नहीं होती, तो SF6 की हाइड्रोलिसिस नहीं होती, SF4 की हो सकती है। एम आई क्लियर? जल्दी बोलिए हाँ या ना। क्लियर है सभी को? ऐश्वर्या, यस सर। ध्रुव, अनंत, यस सर। चलिए यस सर। आगे देखिए, ग्रुप 17 की बात कर लेते हैं। ग्रुप 17 के अंदर एलिमेंट्स के नाम तो पता ही है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और आपका एसिटाइन। ये सारे एलिमेंट्स कौन है, ग्रुप 17 के मेंबर्स हैं हमारे। ठीक, जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, NS2NP5। कॉन्फ़िगरेशन में हमें दिख रहा है कि आउटर मोस्ट में 7 है, तो इसका मतलब ये -1 वैलेंसी लेता है और मैक्सिमम कहाँ तक जाता है, ये +7 तक जाता है। लेकिन +7 ऑब्वियस ही बात है कौन शो कर पाएंगे, बड़े मेंबर्स कौन से, जिनका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है। फ्लोरीन क्या शो कर सकता है, फ्लोरीन शो करता है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। एम आई क्लियर? हाँ या ना? यस सर। ओके। अब फ्लोरीन भी वही पंगे करता है जो नाइट्रोजन करता है या जो O2 करता है। FF बॉन्ड जो बनता है वो वीक बॉन्ड है,
वीक बॉन्ड क्यों है? ऑब्वियसली बात है, एफ क्या ऑफर कर रहा है? रिपल्शन ऑफर कर रहा है, और जब रिपल्शन ऑफर होती है बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाती है? वीक हो जाती है। यानी कौन सी इसके अंदर बॉन्डिंग पाई जा रही है? वीक वैन डर वाल्स फोर्स। कौन सी फोर्स? वीक वैन डर वाल्स फोर्स। एम आई क्लियर? हाँ या ना? इलेक्ट्रॉन ऐड करना, फ्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी हो जाएगी? जल्दी बोलो। इलेक्ट्रॉन ऐड करना आसान होगा या मुश्किल होगा? पॉजिटिव होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्यों? ये इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना चाहता नहीं है, न्यूक्लियस तो खींच रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफर कर रहा है सामने वाले के इलेक्ट्रॉन को, लेकिन एफ के जो इलेक्ट्रॉन जो उसके आउटर मोस्ट शेल में मौजूद है वो आने वाले इलेक्ट्रॉन का वेलकम नहीं कर रहे, उसको धकेल रहे हैं। उसको धकेलेंगे तो क्या होगा? उनके बीच में रिपल्शन होगी, इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। इसीलिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। और अगर बात करें आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो ये तो बहुत ज्यादा हाई होगी आयनाइजेशन एंथैल्पी इसकी। हाई क्यों है? हाई क्योंकि सारे के सारे कैसे एलिमेंट्स हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये तो इलेक्ट्रॉन छीनना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहते, इसलिए इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है ये हाई हो गई बिकॉज ऑफ देयर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर। इनका अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोपोटेंशियल ये भी कैसा हो जाएगा? ये ज्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोपोटेंशियल होता क्या है? कितनी आसानी से आप इलेक्ट्रॉन को लूज कराते हो। तो इस केस में तो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं हो रहे, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, तो इसलिए इसका इलेक्ट्रोपोटेंशियल भी क्या होगा? बहुत हाई होगा। एम आई क्लियर? जल्दी बोलिए। ओके। मेल्टिंग पॉइंट अगर हम बात करें, जो जितने भी आयनिक और कोवेलेंट रेडिए होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये बिकॉज फ्लोरीन प्रेजेंट है ना, फ्लोरीन की वजह से इन सबकी ये सारी प्रॉपर्टी गड़बड़ कर जाती है, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन खींचने की जो टेंडेंसी है ना, वो बॉन्ड की स्ट्रेंथ को हमेशा वीकन कर देती है। और इससे इसीलिए फ्लोराइड, जितने भी फ्लोराइड्स होते हैं, कंपाउंड बनते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट भी कम हो जाता है, उनका बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। रीजन? क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, वो सामने वाले के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच लेता है। एम आई क्लियर टू एवरीवन? ये बात समझ आ गई? यस सर। चलिए अब आगे बात कर रहा है ये आप मुझे बताओ एफ के पास क्या नहीं है जो एन के पास नहीं है, जो ओ के पास नहीं है, दैट इज डी सबशेल, राइट? तो सबसे छोटी बॉन्ड, सबसे कम या सबसे आसानी से कौन सा बॉन्ड टूट जाएगा? एफ एफ, सी एल सी एल, बी आर बी आर या आई आई? जल्दी बोलो, सबसे जल्दी से कौन सा बॉन्ड टूटेगा? जल्दी बोलिए। आई आई। सबसे जल्दी सबसे आसानी से टूट जाएगा हमारा कौन? आई आई। उसके बाद बी आर बी आर। एफ एफ। बी आर नहीं, ये एक्सेप्शन है, ध्यान रखना। एफ एफ क्यों टूटा बताओ जल्दी से एक बार। रिपल्शन रिपल्शन की वजह से। खुद के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं वो दूसरे वाले एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ भिड़ रहे हैं, इनके बीच में आपस में लड़ाई है, इसलिए हल्की सी हीट दो टूट जाएंगे। लेकिन इतनी भी लड़ाई नहीं है कि आयोडीन से भी ज्यादा बेकार हो जाए, इसलिए आयोडीन का बॉन्ड बिकॉज ऑफ बल्कीनेस टूटता है, और फ्लोरीन फ्लोरीन का बॉन्ड बिकॉज ऑफ इंटरइलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन टूटता है। उसके बाद थोड़ी सी स्ट्रेंथ देनी पड़ेगी बी आर में और सी एल के अंदर, फिर भी जहां रिपल्शन है वहां उस रिपल्शन को एकोमोडेट करने के लिए जगह भी है उसके पास, इसलिए सी एल की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा है। उसके बाद है आपकी बी आर की, उससे कम एफ की, और लास्ट किसकी है? आई की। एम आई क्लियर? सर Cl2 मैक्सिमम क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है? Cl भी +7 शो कर सकता है ना Cl2O7 में। ओके सर। अब आ जाइए जरा, क्लोरीन की प्रिपरेशन हम सभी जानते हैं, डेकन्स प्रोसेस कहते हैं, इसको याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। कई प्रोसेस जो नेम रिएक्शन करते हैं आपको याद होनी चाहिए। और बनता कैसे है ये? MnO2 में HCl डाल दो तो सबसे पहले कौन सी गैस निकलती है? MnCl2, Cl2 और पानी। और ये जो Cl2 बना हमारा, ये एक तो इस तरीके से बनता है, और एक आसान तरीका HCl में क्या डाल दो? O2, तो ये क्या फॉर्म कर लेता है? Cl2 प्लस साथ में क्या बनता है? H2। ये वाली प्रोसेस जो है वो है डेकन्स प्रोसेस। एम आई क्लियर? हाँ, इसमें एक चीज आपसे और पूछ लेगा, व्हाट इज द कैटलिस्ट बीइंग यूज्ड इन दिस रिएक्शन? कॉपर क्लोराइड, CuCl2। याद रहेगा? सर MnO2 और HCl में एक्चुअली क्लोरीन फॉर्म हुआ था ना, पहला रिएक्शन था ना वो। ये डेकन प्रोसेस तो ये है खाली, ये भी एक प्रोसेस है जिसमें हम क्लोरीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है? एम आई क्लियर बेटे? यस सर। कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो एनसीईआरटी में मैंने कहा भी था आप लोगों को, वो बिल्कुल अच्छे से देख लेना, जैसे वाली
जिसमें कोल्ड एंड डाइल्यूट कंडीशन दी होगी NaOH की, फिर एक कंडीशन में NaOH की हॉट एंड कंसंट्रेटेड दे दिया होगा, ठीक है। इसमें दोनों में इसको क्लोरीन से रिएक्ट करते हैं, बस याद रखना इसके दो प्रोडक्ट तो सेम बनते हैं, कौन कौन सा, NaCl और पानी, दोनों में NaCl पानी बनेगा, इसमें भी NaCl पानी बनेगा। बस फर्क कहाँ आ जाएगा, अगर ये कोल्ड और डाइल्यूट है या NaOH हॉट एंड कंसंट्रेटेड है तो डिफरेंस कहाँ आएगा, कोल्ड डाइल्यूट में बनता है NaOCl, ये याद कर लेना बस खाली, क्या बनता है इसमें NaOCl, jabki इसमें बनता है NaClO3। Am I clear to all? Yes, sir. सबको समझ आ गया? ये एग्जाम में पूछे आते हैं, ये वो रिएक्शन है जो पूछी जाएंगे एग्जाम में, ठीक। अच्छा, वो कहता है क्लोरीन भी क्या एक बढ़िया एजेंट है, ब्लीचिंग एजेंट है। यस, क्लोरीन एक बहुत बड़ा एजेंट है। क्यों? क्लोरीन जैसे पानी में जाता है क्या फॉर्म कर लेता है, HCl, और साथ में क्या बनता है, हाइपोक्लोरिक एसिड, HOCl। और HOCl अनस्टेबल होता है, ये डिसोसिएट होता है और क्या फॉर्म कर लेता है, HCl, साथ में क्या बाहर निकालता है, नेसेंट ऑक्सीजन। क्या मेरी बात समझ आ गई? इसीलिए क्लोरीन का इस्तेमाल एज अ ब्लीचिंग एजेंट किया जाता है, लेदर को टैन करने में, कपड़े को रंगने में, और पूल्स को पहले इस्तेमाल किया जाता था, पूल्स में डाला जाता था। तो आपसे कोई पूछेगा कि बताओ क्लोरीन क्यों ब्लीचिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल होता है, क्योंकि क्लोरीन क्या फॉर्म करता है, HOCl, और HOCl डिकम्पोज करता है बहुत जल्दी और क्या फॉर्म कर देता है, नेसेंट ऑक्सीजन। क्या मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना? Yes, sir. इसके भी आपको ऑक्सो एसिड्स याद होने चाहिए, जैसे पहला HOCl ही देखो, तो HOCl में ये बना। दूसरा क्लोरस एसिड पूछ लेता है आपको, वो होता है हमारा HClO2। इसका डायग्राम बनाने के लिए आया तो Cl डबल बॉन्ड O, यहाँ पर ClOH, यानी दोनों का ही, दोनों ही कैसे हैं, ये मोनोबेसिक एसिड है। क्लोरिक एसिड कहें तो क्या होता है वो HClO3, पर क्लोरिक एसिड कहें तो क्या होता है HClO4। डायग्राम बना लोगे इनके, जल्दी बोलो। HClO3 में क्या होगा, Cl डबल बॉन्ड O, O और H। HClO4 में Cl डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर आ गया O, और यहाँ पर आ गया H। हाँ या ना? जल्दी बोलिए, हो जाएगा? Yes, sir. चलिए आगे सुनिए। इंटरहैलोजन कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं, इनकी टाइप समझ लो। देखो, जब X कंबाइन करता है दूसरे X से, यानी कि हैलोजन कंबाइन कर रहा है दूसरे हैलोजन से, जैसे एग्जांपल के तौर पे XX-, XX-3, XX-5, XX-7, ये सारे के सारे आपके इंटरहैलोजन कंपाउंड्स हैं, ठीक है। और जब भी इंटरहैलोजन कंपाउंड्स बनते हैं तो एक बात ध्यान रखना, जिसका कंपाउंड के अंदर साइज की बहुत वेरिएशन काउंट होती है। जैसे सबसे स्टेबल कंपाउंड IF7 बन पाया, क्यों बन पाया IF7? आयोडीन का साइज बड़ा है, लेकिन जो फ्लोरीन से वो कंबाइन कर रहा है उनका साइज छोटा है, इसीलिए फ्लोरीन को एकोमोडेट कर पाया। अगर हम बड़े फ्लोरीन, कोई बड़े ग्रुप की बात करते तो शायद इतना बड़ा मॉलिक्यूल फॉर्म होता नहीं, क्योंकि उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस होती, और स्टेरिक हिंड्रेंस से कंपाउंड की स्टेबिलिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। इसीलिए ध्यान रखना, जो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनते हैं उसमें एक हैलोजन बड़ा होता है और बाकी हैलोजन क्या होते हैं, छोटे। SF6 में भी यही हुआ था, सल्फर का साइज थोड़ा सा कंपैरेटिवली बड़ा था, इसीलिए वो कितने एकोमोडेट कर पाया हैलोजन, छोटे वाले 6 एकोमोडेट कर पाया, बड़ा वाला वो ज्यादा एकोमोडेट नहीं कर पाएगा। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? अच्छा ये बताओ, जो इंटरहैलोजन कंपाउंड्स है XX- और XX, यानी कि ये तो हैलोजन कंपाउंड है, ये इंटरहैलोजन कंपाउंड है, इंटरहैलोजन, और ये क्या है, हैलोजन कंपाउंड। इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा, जल्दी बोलो। देखो, इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरिएशन है, इसके अंदर कहीं ना कहीं सिमिलरिटी है, तो ये जब बनेगा ना एक बार अल्टीमेटली, तो ये सारी सेटलमेंट्स करके बनेगा, सारी रिपल्शन, सारी जितने भी स्टेरिक हिंड्रेंस हैं उसे बैलेंस करके बनेगा। इसका मतलब XX का बॉन्ड कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्गर होता है XX- के बॉन्ड से, यानी कि इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ थोड़ी ज्यादा है। अगर इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा तो ऑब्वियस सी बात है ये कंपाउंड कैसा हुआ, लेस रिएक्टिव। अगर ये लेस रिएक्टिव है तो ऑब्वियस सी बात है रिएक्टिव कौन हो गया, ये रिएक्टिव हो गया, और ये आसानी से ब्रेक भी हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना? जल्दी बोलो, अरे जल्दी बोलिए Yes, बच्चों। sir. इसके अंदर आप लोग जितने भी इंटरहैलोजन कंपाउंड्स की प्रिपरेशन है वो जरूर करेंगे, 3-4 प्रिपरेशंस है, वो सारी प्रिपरेशन आप लोग कर लेना कि कितना कितना रेशियो डलता है इंटरहैलोजन कंपाउंड्स बनाने के लिए। और इसमें एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि बताओ आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन कौन है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर वो कह दे ClO2, अगर वो कह दे Cn-, वो कह दे O2 या O3 कह दे, या वो बोल दे BRF, तो आपसे पूछेगा बताओ कौन कौन आइसो इलेक्ट्रॉनिक आपको दिखाई दे रहे, निकाल पाओगे या नहीं?
सर ये लिखा जैसे मैंने। अब बी आर की बात करते हैं तो बी आर का एटॉमिक नंबर 35 है, यानी कि 35 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 8, 8 दूनी 16, माइनस में मतलब +1। बी आर का फिर से 35, फ्लोरीन का कितना होता है? 9, 9 इंटू 2 18, प्लस में मतलब -1। सही है, मेरी बात समझ आ रही है? ये 35 + 17 और ये भी कितना आ रहा है? 35 + 17। एम आई क्लियर टू ऑल? ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक। एम आई क्लियर टू ऑल? आइसो इलेक्ट्रॉनिक निकाल लोगे सभी? यस सर। यस सर ये ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इनके स्ट्रक्चर पूछे जाते हैं आपसे, स्ट्रक्चर्स भी आपको याद होने चाहिए। इसके बाद आता है आपका लास्ट ग्रुप, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप 18। ग्रुप 18 की ज्यादा प्रॉपर्टीज नहीं है, इसलिए बहुत आसानी से ये, और सबसे पहले यही ग्रुप क्या कर लेना अपना। इसमें हमने जो स्टडी करना है तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, सारे एलिमेंट्स हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा आप स्टडी करोगे वो है जिनॉन। और जिनॉन को स्टडी क्यों करोगे? क्योंकि जिनॉन की जो हमारी आयनेशन एंथैल्पी है वो किससे मैच करती है? जल्दी बोलो। वो ऑक्सीजन ऑलमोस्ट से सेम मैच है करती O2 है, के फर्स्ट फर्स्ट आयनेशन आयनेशन एंथैल्पी से। फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी दोनों की सेम है। इसीलिए क्या किया गया, जहां पे ऑक्सीजन था वहां पे हमने जिनॉन को पुट करके देखा। जैसे पहला कंपाउंड जो बना था O2PtF6, उसकी जगह पे जिनॉन पुट किया तो जिनॉन ने ही फॉर्म कर लिया XePtF6। ये इसी वजह से हुआ था क्योंकि इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी सिमिलरली होती है। अब आपको इस चैप्टर में इसमें करना क्या है? पहली बात तो जिनॉन के जितने भी कंपाउंड्स हैं उनके स्ट्रक्चर, XeF2, XeF4, XeF6, XeO2F2, ठीक है। ये वाला डायग्राम बनाने बहुत आसान है अगर आप ये जान जाओ कि जिनॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8। अब 8 के पास 8 में ध्यान रखना होता है बॉन्ड कितने बन रहे हैं? 2 बॉन्ड बन रहे हैं, तो 2 आपने क्या कर दिया? फ्लोरीन ड्रॉ कर दिए। 3 क्या बचे? लोन पेयर, तो एक यहाँ और एक यहाँ। तो इसकी शेप जो आती है वो क्या आती है? शेप ओवरऑल लीनियर आती है इसकी XeF2 की। XeF4 में क्या होता है? चारों फ्लोरीन इस तरीके से कंबाइन करते हैं और एक लोन पेयर ऊपर और एक लोन पेयर नीचे आती है। तो क्या होता है, हमारी ज्योमेट्री की बात करें तो इस ज्योमेट्री में इसकी डिस्टॉर्शन कौन क्रिएट कर रहा है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ 2 लोन पेयर। ऐसे ही XeF6 की बात करें तो XeF6 में भी 6 फ्लोरीन आ गए हमारे, और लगभग इन्होंने कौन ज्योमेट्री बना ली? ऑक्टाहेड्रल। लेकिन ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल नहीं हो पाएगा, कारण क्या है? इसके पास भी क्या मौजूद है? एक लोन पेयर मौजूद है, ठीक है। तो इनके डायग्राम्स आपको आने चाहिए, लोन पेयर कितनी है ये पता होना चाहिए। और इसमें जो कुछ प्रिपरेशंस है ना, जैसे क्या होता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट 3-4 रिएक्शन मैं लिख रहा हूँ जो बाकी आप लोग लर्न करेंगे, कि अगर XeF2 को लिया मैंने सॉलिड फॉर्म में और पानी डाल दिया उसके अंदर, तो क्या क्या बनाएगा? वो Xe बनाएगा, HF बनाएगा और O2 बनाएगा। यही अगर मैं XeF6 ले लूं और पानी डाल दूं तो ये फॉर्म करेगा XeOF4 और साथ में HF। और यही अगर XeF6 में पानी एक्सेस कर दूं तो ध्यान रखना ये एक्सेस वाटर है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? XeO2F2, साथ में HF का अमाउंट ज्यादा, HF मोर। एम आई क्लियर टू ऑल? क्या मेरी बात समझ आ रही है, हाँ या ना? यस सर। और आपको जो याद करनी है इस चैप्टर के अंदर प्रिपरेशंस, XeF2 की प्रिपरेशन, XeF4 की प्रिपरेशन, XeF6 कंडीशंस भी याद करनी है आपको इन तीनों की, कि क्या क्या कंडीशन होती है, ठीक है। फिर आपसे पूछ लेगा किस किस नोबल गैस का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है। हम जानते हैं हीलियम का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है, जल्दी बोलो। सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन में भी था ये, डाइविंग अपैरेटस में, हाँ या ना? क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है ब्लड के अंदर? लो सॉल्युबिलिटी है ब्लड के अंदर, याद रहेगा। और तो और हीलियम का इस्तेमाल हम न्यूक्लियर रिएक्टर में भी करते हैं, ये कूलिंग का काम करता है, ठीक। हीलियम की ये प्रिपरेशन करने के बाद फिर आपसे पूछ लेंगे नियॉन का कहाँ इस्तेमाल करते हैं, तो नियॉन लाइट्स चलती हैं, इतनी फॉग लाइट्स होती है ना, वो नियॉन की होती है, फॉग लाइट्स नियॉन की, ठीक है ना। ट्यूब लाइट्स में भी नियॉन डाल देते हैं। तो ये आप तो ये बेसिकली चैप्टर का मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है। इस ओवरव्यू के बाद अब आप लोग क्या करोगे?